हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा और हमने अभिप्रेरणा के 4 टॉपिक कर लिए थे, 4 पॉइंट कर लिए थे। तो हमारा नया पॉइंट है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत किन किन लोगों ने दिए हैं और उनके माध्यम से उन्होंने क्या कहना चाहा है। तो हम पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसे हम कह सकते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट मतलब प्रवृत्ति। सबसे पहले बात करते हैं कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया किसने। तो हम कहेंगे किसने दिया है, विलियम मैकडूगल ने। याद रख लेंगे, मैं से तो क्या होता है, मैं से मूल और मैं से क्या हो जाएगा, मैकडूगल। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, विलियम मैकडूगल ने। हम जानते हैं कि मूल प्रवृत्ति होती क्या है। मूल प्रवृत्ति यानी हमारे व्यवहार में कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो हमेशा से होते हैं और हमेशा से ही रहेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्ति जो शब्द है, मूल प्रवृत्ति शब्द, मूल प्रवृत्ति शब्द सबसे पहले किसने दिया। पहले की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले किसने दिया, फर्स्ट टाइम किसने इसको यूज़ किया। मूल प्रवृत्ति शब्द को उपयोग करने वाला है विलियम जेम्स। विलियम मैकडूगल है, उसने तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। और मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, विलियम जेम्स ने। हमने परिभाषा भी पढ़ी थी मैकडूगल की। मैकडूगल ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या परिभाषा दी थी कि वे शारीरिक प्लस मनोवैज्ञानिक दशाएं, मनोवैज्ञानिक दशाएं जो हमें अभिप्रेरित करती है। ये सिद्धांत दिया है विलियम मैकडूगल ने। उन्होंने एक परिभाषा भी दी थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं जो व्यवहार को प्रेरित करती है, अभिप्रेरणा के माध्यम से वह हमें व्यक्त करने को मिलती है। ठीक है। इन्होंने एक बात और कही है विलियम मैकडूगल ने, क्या कही है, आ भी सकता है पेपर में, कि मूल जो प्रवृत्तियां होती है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, मूल प्रवृत्ति, वो क्या होती है, व्यवहार, जो हमारा व्यवहार होता है उसका क्या होती है, उद्गम है। उद्गम यानी व्यवहार की शुरुआत है। तो व्यवहार की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम कहेंगे मूल प्रवृत्ति से व्यवहार की शुरुआत होती है। मूल प्रवृत्तियाँ व्यवहार का उद्गम है। ये बात किसने बोली है, मैकडूगल। यहाँ तक बात समझ में आई कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, हम सिद्धांतों के बारे में पता कर रहे थे कि अभिप्रेरणा की कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं BIT, बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी। दी किसने है, बेसिक मतलब मूल, मैं से मूल और मैं से क्या हो जाएगा, मैकडूगल। डूगल साहब ने क्या गल की है, ये हो जाएगा हमारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का जनक कौन है, तो मैं से मूल, मैं से मैकडूगल। इन्होंने 2 परिभाषाएं दी है अभिप्रेरणा के लिए, एक अभिप्रेरणा के लिए दी है और एक मूल प्रवृत्ति के लिए दी है। अभिप्रेरणा के लिए उन्होंने दी कि वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दिशाएं जो हमें प्रेरित करती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। फिर उन्होंने मूल प्रवृत्ति के बारे में परिभाषा दी कि मूल प्रवृत्ति व्यवहार का उद्गम है, यानी व्यवहार की शुरुआत मूल प्रवृत्तियों से होती है। ठीक है। और मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया, विलियम जेम्स ने। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। व्यवहार का उद्गम होती है, इन्होंने कहा है कि इंस्टिंक्ट्स मतलब प्रवृत्तियाँ, जो इंस्टिंक्ट्स है आर द स्प्रिंग्स ऑफ बिहेवियर। व्यवहार का उद्गम होती है कौन, प्रवृत्तियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्ति शब्द जब भी ध्यान में आए तो पहले हम याद रखेंगे मूल प्रवृत्तियों का जनक कौन है, मैकडूगल। विलियम जेम्स ने तो पहली बार इस शब्द का उपयोग किया था। इस थ्योरी को दिया किसने है, विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने अभिप्रेरणा के बारे में परिभाषा क्या दी कि वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दिशाएं जो व्यवहार को अभिप्रेरित करती है, अभिप्रेरणा कहलाती है।
और मूल प्रवृत्तियों के बारे में इन्होंने कहा कि मूल प्रवृत्तियां व्यवहार का उद्गम होती हैं, इंस्टिंक्ट्स आर द स्प्रिंग्स ऑफ बिहेवियर। अब विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की, कितने प्रकार की, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। क्या बताई है? मूल प्रवृत्तियां। मूल, मैं से मैकडूगल, किसने बताई है? विलियम्स मैकडूगल ने। कितनी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है? 14 प्रकार की। 14 प्रकार की ऐसी मूल प्रवृत्तियां जो हर इंसान के अंदर होती ही होती है। जन्म से ले लो, चाहे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तब से ले लो, या थोड़े और बड़े होते हैं तब से ले लो, ठीक है। ये जो मूल प्रवृत्तियां होती है, ये किसी न किसी प्रकार से हमारे संवेगों से जुड़ी होती है, संवेग से जुड़ी होती है। विलियम मैकडूगल ने कितनी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। और उन्होंने कहा कि ये जो मूल प्रवृत्तियां ये किसी न किसी तरह से संवेगों से जुड़ी होती है, हमारे इमोशंस से ये जुड़ी होती है। ये बात किसने बोली है? विलियम मैकडूगल ने। अब हम पढ़ेंगे कि 14 मूल प्रवृत्तियां हैं कौन कौन सी, और उनसे कौन कौन सी संवेग है, कौन कौन सी इमोशंस है जो जुड़े होते हैं। तो हम बात करते हैं इन मूल प्रवृत्तियों की। कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हमें? 14 प्रकार की, 14 तरह की मूल प्रवृत्तियां बताई है। किसने? विलियम मैकडूगल ने। बार बार से याद रखना, मैं से मूल, मैं से मैकडूगल, दोनों में देखो ऊ की मात्रा भी कॉमन आ रही है, तो ऐसे हम याद रख लेंगे। अब कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जिनसे कौन कौन से संवेग जनरेट होते हैं या फिर जुड़े होते हैं। तो हम पहला बात करते हैं, एक नंबर पे है युयुत्सा। क्या लिखा हुआ है? युयुत्सा। सीधा पूछा जा सकता है युयुत्सा शब्द मूल प्रवृत्ति किसने दी है या किसकी है? तो विलियम मैकडूगल की। अब युयुत्सा का मतलब क्या होता है? लड़ने की इच्छा। हमें बस इन्हें याद रखना है। युयुत्सा का मतलब क्या होता है? लड़ने की इच्छा। अब उन्होंने कहा था कि हर मूल प्रवृत्ति से कुछ ना कुछ संवेग जुड़ा होता है, यानी युयुत्सा, अगर हमारे अंदर लड़ने की इच्छा होगी तो हम में से कौन सा संवेग बाहर निकलेगा? तो उन्होंने बताया कि युयुत्सा से कौन सा संवेग बाहर निकलेगा? क्रोध। हम अभिप्रेरणा की बात करते हैं, तो अभिप्रेरणा से ये कैसे रिलेट होगा कि अगर लड़ने की इच्छा होगी तो हमें क्रोध आएगा, वो तो हमारा संवेग इससे जुड़ा हो गया। और लड़ने की इच्छा से हम जरूर अभिप्रेरित होते हैं। ये बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये सभी चीज़ अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है या अभिप्रेरणा को बढ़ाती है। ये जितनी भी मूल प्रवृत्तियाँ हैं या इनसे जितने भी संवेग निकलते हैं वो अभिप्रेरणा से जुड़े होते हैं, हमें अभिप्रेरित करते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। अभिप्रेरणा का अर्थ यही है कि किसी चीज़ से हम प्रभावित हो जाएं या उसको करने के लिए हम प्रबल रूप से कार्य करें। तो पहली बताइए युयुत्सा। क्या बताइए? युयुत्सा का मतलब क्या होता है? लड़ने की इच्छा। और उससे संवेग कौन सा निकलता है? क्रोध। पहला समझ में आ गया? दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा संवेग है जिज्ञासा। दूसरा कौन सा है? जिज्ञासा। मूल प्रवृत्ति, हर इंसान में जिज्ञासा होती है, हर इंसान में लड़ने की इच्छा भी होती है। मूल प्रवृत्ति शब्द ही इसलिए बोला गया कि ये इंसान के अंदर स्वाभाविक होती है, पहले से ही होती है। मूल का मतलब यही होता है कि पहले से ही होती है। तो जिज्ञासा पहले हमने पढ़ी, युयुत्सा। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बताई गई है? तो उसमें हमें ये याद रखनी है, पहली कौन सी थी? युयुत्सा, लड़ने की इच्छा। दूसरी कौन सी है? जिज्ञासा। अब जिज्ञासा से संवेग कौन सा निकलता है? जिज्ञासा से संवेग निकलता है आश्चर्य। जैसे हम किसी चीज़ के लिए जिज्ञासु होते हैं या किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, अगर हम उसे जान लेते हैं तो हमें आश्चर्य होता है उसके बारे में। ज़रूरी नहीं है वो पॉजिटिव आश्चर्य हो या नेगेटिव आश्चर्य हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब उससे हम आश्चर्य जरूर होते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं तो, कि वाओ हमें ये चीज़ आ गई, वाओ हमें ये चीज़ के बारे में पता नहीं था। तो जिज्ञासा से कौन सा संवेग निकलता है? आश्चर्य, जिसे हम क्या कह सकते हैं? कौतूहल भी कह सकते हैं। फिर बात करते हैं 3 नंबर की, पलायन। 3 नंबर कौन सी है? पलायन। पलायन का अर्थ होता है भागना, किसी चीज से दूर हटना। क्या होता है? दूर हटना। ये भी
ये भी मूल प्रवृत्ति इंसान के अंदर होती है कि किसी चीज़ से हम भागने की कोशिश करते हैं या दूर जाने की कोशिश करते हैं या किसी चीज़ से हम हटने की कोशिश करते हैं, तो उससे संवेग कौन सा निकलता है? तो उससे संवेग निकलता है भय। कौन सा संवेग निकलता है? भय। यानी अगर हमें किसी चीज़ का डर होता है तो हम वहाँ से पलायन करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये हमारी मूल प्रवृत्ति होती है, बचने की, भागने की, दूर हटने की, किसी चीज़ से दूर होने की या फिर बचने की। उससे संवेग कौन सा निकलता है? भय। और विलियम मैकडूगल ने जो भय है, जो हमारा भय है, इसको सबसे प्रबल संवेग बताया गया। कौन सा बताया गया? सबसे प्रबल संवेग। अगर हमें किसी चीज़ का डर होता है तो हम उसका सामना करने के बजाय उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये इंसान के अंदर स्वाभाविक होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? अगला हमारे पास है हास्य। अगला है हास्य। हास्य क्या है? मूल प्रवृत्ति है इंसान में। विलियम मैकडूगल ने बताया कि हास्य जो मूल प्रवृत्ति है ये केवल मनुष्य में पाई जाती है, केवल मनुष्य में। यानी ये अदर प्राणियों में नहीं पाई जाती है, जैसे जानवर हो गए उनमें नहीं पाई जाती है, बाकी सब पाई जाती है। लड़ने की इच्छा ये सभी होती है जानवरों में, जिज्ञासा भी होती है, पलायन भी होता है, बाकी सभी मूल प्रवृत्तियाँ हर प्रकार के प्राणी में पाई जाती है, वो चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो या कुछ और हो। लेकिन जो हास्य की जो मूल प्रवृत्ति है ये केवल मनुष्य में पाई जाती है। यानी हंसना, हास्य मतलब हंसना, खुश होना, ये सिर्फ मनुष्य में पाई जाती है, पशुओं में नहीं पाई जाती है। इस मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग निकलता है? निकलता है विनोद, यानी रोमांचित होना। क्या होना? रोमांचित होना। कौन सा संवेग निकलता है? रोमांचित होना। ठीक है, मनोविनोद होना या आमोद होना मतलब प्रसन्न होना। अगला हमारा है, अब हमें इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये, इससे हम अभिप्रेरित भी होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें खुशी मिलती है तो हम उसके प्रति जरूर अभिप्रेरित होते हैं, उससे हम जरूर मोटिवेशन लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मोटिवेशन जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे पलायन हमने पढ़ा तो ये नेगेटिविटी आ रही है उसके अंदर कि भाई, ये भी एक प्रकार का मोटिवेशन कह सकते हैं हम कि भाई अगर हमें किसी चीज़ से भय लगता है तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। क्यों? इससे मोटिवेशन कैसे जुड़ गया? हम सोचते हैं कि मोटिवेशन का मतलब तो सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, हमेशा कुछ अच्छा करना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, दूर हटना या उससे बचना भी ज़रूरी होता है कभी कभी, तो वो भी हमें अभिप्रेरित करती है। अगला पढ़ते हैं हम। अगली मूल प्रवृत्ति है सामाजिकता। क्या है? सामाजिकता। सामाजिकता या समूह की भावना। हर इंसान में ये मूल प्रवृत्ति होती है कि वह हमेशा किसी न किसी इंसान से जुड़ा रहे या समाज से जुड़ा रहे या लोगों से जुड़ा रहे, ये उसमें मूल प्रवृत्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? उससे संवेग कौन सा निकलता है? एकांकीपन। अगर हमें एकांकीपन का एहसास होता है तो हम चाहते हैं कि हम किसी के साथ जुड़ें, किसी समूह में रहे, सामाजिकता का भाव आए, इन लोगों से जुड़े, लोगों से बात करें, तो उससे संवेग निकलता है एकांकीपन। और उसमें मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है? सामाजिकता। अब इसमें भी यही है कि भाई प्रेरणा इससे जुड़ी हुई है। अगर एकांकीपन का एहसास होता है तो हम क्या सोचते हैं कि हम किसी से बात करें, किसी से जुड़ें, तो वो प्रेरणा का ही स्रोत है। अगला जो है संवेग वो है संभोग। संभोग कौन सा है? संभोग। हर इंसान में ये होता है कि वह स्नेह की भावना रखे, किसी से स्नेह करे, मोहब्बत करे, और उससे संवेग कौन सा निकलता है? काम, लस्ट कह सकते हैं हम, लस्ट। ये भी इंसान में मूल प्रवृत्ति होती है। अगली बात करते हैं हम अर्जन या संग्रहण। अधिकार की भावना। अर्जन संग्रहण मतलब अधिकार की भावना। हर इंसान में किसी चीज़ पर अधिकार करने की भावना होती है, उसमें ये मूल प्रवृत्ति होती है। उससे संवेग कौन सा जनरेट होता है? स्वामित्व। सीधा सीधा पेपर में पूछ सकते हैं कि भाई जो अर्जन है उससे कौन सा संवेग निकलता है? स्वामित्व। हमें जस्ट बस ये याद रखने हैं, समझ में तो हमें आता ही है क्योंकि ये इजी सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा इसमें टफ है नहीं। अगला क्या है? भोजन अन्वेषण। भोजन अन्वेषण का मतलब क्या हो जाएगा? भोजन की चाह करना या भोजन को खोजना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर संवेग निकलता है भूख का, और हर इंसान में भोजन अन्वेषण की भावना होती है। हर इंसान भूखा नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ खाने को उसको चाहिए।
अगली भावना है पेरेंटल, संतान कामना। ये भी इंसान में मूल प्रवृत्ति होती है, संतान कामना, और उससे निकलता क्या है, वात्सल्य। वात्सल्य का अर्थ क्या है, पुत्र स्नेह या पुत्री स्नेह या फिर संतान स्नेह, यानी भाई माँ बाप बनना, ये उससे संवेग निकलता है। अगला है गौरव। गौरव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर अभिमान होना। ये भी इंसान में मूल प्रवृत्ति होती है कि कोई उस पर अभिमान करे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें संवेग निकलता है स्वाभिमान, खुद पर स्वाभिमान होने का संवेग निकलता है। तो गौरव से कौन सा संवेग निकलता है, स्वाभिमान। पेरेंटल से वात्सल्य, भोजनालय से भूख, अर्जन से स्वामित्व, संभोग से काम, सामाजिकता से एकांकीपन, हास्य से मनोविनोद, पलायन से भय और जिज्ञासा से आश्चर्य और युत्सा से क्रोध। अगला है समर्पण। ये भी इंसान में मूल भावना होती है कि भाई वह देने का भाव रखे, विनीत भाव रखे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी उसमें आत्महीनता की भावना आ जाती है, उसे सोचता है कि सब कुछ अपना नहीं है, लोगों का भी इस पर अधिकार होना चाहिए। तो ये भी मूल प्रवृत्ति होती है और उसे संवेग निकलता है आत्महीनता। अगला है शरणागति। शरणागति मतलब किसी को शरण देने की जो होती है मूल प्रवृत्ति, वो इंसान में होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें संवेग होता है करुणा का, दया का संवेग होता है। दया इमोशन होने से हम शरणागति की ओर अग्रसर होते हैं। अगली जो मूल प्रवृत्ति है वो निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब होता है विकर्षण, रिपीलिंग, यानी किसी चीज से नेगेटिव आकर्षित होना, नेगेटिव आकर्षण होना। नेगेटिव आकर्षण का मतलब है किसी से मतलब आकर्षित ना होना। ऐसा क्यों होता है, ऐसी मूल प्रवृत्ति क्यों होती है, क्योंकि उसमें संवेग निकलता है घृणा का, नफरत का संवेग निकलता है। अगला है रचनात्मकता। ये भी मूल प्रवृत्ति इंसान में होती है कि भाई कुछ नया बनाने की कला होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें संवेग होता है कृति भाव का, यानी आर्ट का संवेग उसमें। तो ये था हमारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जो किसने दिया था, विलियम मैकडूगल ने। उसने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। ठीक है, किसने दिया है, मैं से मूल, मैं से मैकडूगल। यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों की बात आई गई है, तो हम बात करते हैं मूल प्रवृत्ति एक इंसान ने और बताई थी, जिसका नाम है सिगमंड फ्राइड। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे अधिगम के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड। इन्होंने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है। कितनी प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है, 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है। ठीक है, इन्होंने जो मूल प्रवृत्ति बताई है ये लाइफ की बताई है। बेसिक किसने बताई थी, बेसिक हमें बताई थी किसने, मैकडूगल ने बताई थी बेसिक। और लाइफ इंस्टिंक्ट्स किसने बताई है, लाइफ इंस्टिंक्ट्स बताई है सिगमंड फ्राइड ने। कितने प्रकार की बताई है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी बताई है, 1 नंबर पे तो है इरोज, और दूसरे पर है थेनाटोस। इरोस थेनाटोस किसने बताई है, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने कितनी प्रकार की बताई है, 2 प्रकार की बताई है सिगमंड फ्राइड ने, इरोस और थेनाटोस। अब जानते हैं कि ये होती क्या है इरोस और थेनाटोस। पहली बात तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, 1 नंबर पर हो जाएगा लाइफ इंस्टिंक्ट्स। किसने बताई है, सिगमंड फ्राइड ने। कितनी प्रकार की लाइफ इंस्टिंक्ट्स बताई है, जीव प्रवृत्ति कह सकते हैं हम, जीवन की प्रवृत्ति, जीवन प्रवृत्तियाँ किसने बताई है, सिगमंड फ्राइड ने। मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने। सिगमंड फ्राइड ने कितनी प्रकार की बताई है, 2 प्रकार की, इरोस और थेनाटोस। इरोस क्या होती है, सीधा सीधा याद रखना, इरोस मतलब तो क्या होती है, खुशी या जीने की चाह। और थेनाटोस क्या होती है, विनाश की भावना। ये होती है मरने की चाह, मृत्यु की चाह। जीने की चाह तो क्या होती है, इरोस, और मृत्यु की चाह क्या होती है, थेनाटोस। देखो थेनाटोस नेगेटिव सा वर्ड है, इरोस एक पॉजिटिव सा वर्ड है, तो ये तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव वर्ड, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव वर्ड। अब इरोस में क्या क्या आ सकता है, जैसे सर्जन निर्माण की प्रवृत्ति,
जो इंसान को क्या दे, खुशी दे। और ये क्या है, विध्वंसकारी यानी विनाशकारी, विध्वंसकारी। जहाँ पे भी नेगेटिव चीज़ें आ जाए वो किस में आ जाएगी, थेनाटोस में, और पॉजिटिव चीज़ें आ जाएगी वो आ जाएगी इरोस में। सर्जन और निर्माण की प्रवृत्ति कौन सी है, इरोस, और विध्वंसकारी प्रवृत्ति कौन सी है, थेनाटोस। इरोस या फिर इसको इरोज भी बोल सकते हैं, इरोज, इंग्लिश के अंदर से और जय चलता रहता है, ठीक है। ये दो प्रवृत्ति बताई गई है। खुशी का प्रतीक तो कौन सा हो जाएगा, इरोस, मृत्यु का प्रतीक थेनाटोस, ठीक है। ये किसने बताई है हमें, ये बताई है सिगमंड फ्राइड ने। हमने मूल प्रवृत्तियाँ पढ़ी है, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति ये पढ़ी हमने, जिसमें से अगर केवल मनुष्य की बात करें तो हास्य है, बाकी सभी इंसानों में भी पाई जाती है और बाकी जीवों में भी पाई जाती है। एक रचनात्मकता की बात कर लेते हैं, किसकी, रचनात्मकता की। हमें ऐसा लगता है कि रचनात्मक सिर्फ इंसान होते हैं, नहीं, पशु भी रचनात्मक होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। हमने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पढ़ लिया, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। अगला हमारा सिद्धांत है आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, हायरकिक, ये वर्ड याद रखना, हायरकिक, ठीक है। नीड थ्योरी, हायरकिक नीड थ्योरी, पहले हमने पढ़ी थी BIT बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी। अब पढ़ रहे हैं हम HNT, बेसिक इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्ति दी मैकडूगल ने। अब पढ़ रहे हैं हायरकिक नीड। हायरकिक मतलब क्या होता है, पदानुक्रमिक यानी क्रम से। हायरकिक जैसे राजा महाराजाओं की चलती है हायर, कि भाई पहले राजा फिर उसका बेटा, वो हायर उत्तराधिकारी जिसे हम कहते हैं, पदानुक्रमिक कहते हैं इसे हम, कि पद के अनुसार चलना। हायरकिक नीड थ्योरी किसने दी है, पहले तो हम उसकी बात करते हैं, किसने दी है, अब्राहम, ऐसे पढ़ लेंगे, अब्राहम मैस्लो। किसने दी है, मैस्लो। मैस्लो ने अभिप्रेरणा के वो भी बताए थे कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं, मैस्लो ने प्रकार भी दिए थे, हमने पढ़ा था पहले। मैं मतलब आई ए दो बताए थे उसने, आई एंड ए। आई मतलब क्या होता है, जन्मजात, ए मतलब एक्वायर्ड, ठीक है। अब्राहम मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया है, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, या मांग पूर्ति का सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं। किसने दिया है, ऐसी आवश्यकता, ऐसे अब्राहम मैस्लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सिद्धांत कहता क्या है, मांग पूर्ति का इसे सिद्धांत क्यों कहते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि मैस्लो है, उसने अपनी, उसकी एक बुक थी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। अब्राहम मैस्लो की बुक का नाम भी पूछ सकते हैं, कौन सी है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। अभी तक मैस्लो को हमने पढ़ा है सिर्फ मोटिवेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब्राहम मैस्लो, क्या बुक का नाम क्या है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। कब दी थी, 1954 में। इतना नहीं पूछा जाता 1954, लेकिन बुक का नाम जरूर पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक है अब्राहम मैस्लो की, जिसमें उसने सिद्धांत दिया है, कौन सा, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। बुक का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। उन्होंने बताया है उस बुक के अंदर क्या बताया है कि जो आवश्यकताएं होती है मानव की, जो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है, कर्म से चलती है। कर्म से चलने का मतलब क्या है, पहले छोटी मोटी आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाए, फिर बड़ी आवश्यकताओं की ओर मनुष्य अग्रसर होता है। ये सिद्धांत कहता है कि आवश्यकताएं जो है वो कर्मिक रूप से उदय होती है। अगर पहले स्तर की आवश्यकता हमारी पूरी हो जाती है, फिर अगले स्तर की आवश्यकता के लिए मनुष्य अग्रसर होता है। किसने दिया सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो ने। कैसा सिद्धांत दिया, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसमें अभिप्रेरणा कैसे जुड़ी हुई है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत बोल रहे हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अब प्रेरणा का सिद्धांत यही है कि अगर मनुष्य को, अगर पहले छोटे लेवल, अभिप्रेरणा कैसे जुड़ी हुई है कि जो अगर छोटे लेवल की अगर आवश्यकता पूरी हो गई है, फिर हम अभिप्रेरित होते हैं नेक्स्ट लेवल की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। अब ये आवश्यकताएं कर्म से दी गई है, कैसे दी गई है वो हम पढ़ते हैं, कैसे दी गई है, ठीक है। मैस्लो ने 5 प्रकार के कर्म बताए हैं, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के कर्म बताए हैं। हम याद रख लेंगे एक बार इसको शॉर्ट ट्रिक से, सू क्या, सासू, सासू सने
सासू से क्या डिमांड कर रही है कोई बहू कि सासू स्नेह सम्मान। एक नंबर पे तो है सा, 2 नंबर पे सु, 3 नंबर पे स्नेह, 4 नंबर पे सम्मान और 5 नंबर पे है, हम याद रखें, सासू स्नेह सम्मान 2। यहाँ पे मैंने लिखा है 2। कैसे याद रखेंगे? देखो, सा से मतलब हो जाएगा शारीरिक, ये तो हमने याद रखने का तरीका बना लिया कि सासू स्नेह सम्मान 2। पहली आवश्यकता क्या है? शारीरिक आवश्यकता। कर्म बता रहा है, कौन बता रहा है? अब्राहम मेस्लो बता रहा है। पहली है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता। कैसी आवश्यकता? सुरक्षा की आवश्यकता, सु से सुरक्षा। फिर 3 से है स्नेह संबंधन, स्नेह या फिर संबंधन की आवश्यकता। फिर चौथी क्या है? सम्मान यानी आत्म सम्मान की आवश्यकता। फिर 5वीं क्या? 2 से हम याद रखेंगे दी, या सासू ने स्नेह सम्मान दी, आत्म सिद्धि की आवश्यकता, आत्म सिद्धि। मैंने यहाँ पे द को वर्ड को लिया है, द वर्ड को, क्यों? ताकि ये जुड़ जाए, सासू स्नेह सम्मान 2। तो 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है। किसने बताई है? अब्राहम मेस्लो ने। किसने बताई है? अब्राहम मेस्लो ने। और उन्होंने क्या बोला कि ये सभी एक क्रम में चलती है। क्या चलती है? एक क्रम में चलती है, जिसमें पहला क्रम क्या आता है? शारीरिक आवश्यकता। अगर इंसान की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, फिर वह कहाँ चलता है? सुरक्षा की ओर। कहाँ चलता है? सुरक्षा की ओर। अगर हम बात करें कि इसका पहला चरण क्या है या पहला सोपान क्या है, तो फर्स्ट शुरुआत में कौन आता है? शारीरिक आवश्यकता। इंसान पहले शारीरिक आवश्यकताओं की ओर भागता है। शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, इन चीज़ों के लिए, संभोग, इन चीज़ों के लिए भागता है, जो हमने पढ़ी हुई थी, मेस्लो ने बताई हुई थी, जो जन्मजात होती है। फिर इंसान भागता है सुरक्षा की ओर, कि भाई उसे सुरक्षा की आवश्यकता है। फिर स्नेह और प्यार की ओर भागता है, लव नीड्स, इसे हम कह सकते हैं लव नीड्स, लव नीड। फिर इंसान भागता है आत्म सम्मान की ओर, कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट होना जरूरी है। फिर इंसान भागता है आत्म सिद्धि की ओर। आत्म सिद्धि मतलब लास्ट स्टेज है ये। उसके बाद में इंसान किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं रखता है। ठीक है, अब सुरक्षा में बहुत चीज़ें आ सकती है, लव नीड्स में भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, आत्म सम्मान में चीज़ें आ सकती है। आत्म सिद्धि क्या है? लास्ट है। तो फर्स्ट तो क्या है? शारीरिक आवश्यकता, और लास्ट क्या है? लास्ट है हमारे पास आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? आवश्यकता का सिद्धांत दिया अब्राहम मेस्लो ने, और उन्होंने बताया कि आवश्यकता होती है वो एक कर्म के रूप में होती है, हायरकिक होती है, कि पहली आवश्यकता पूरी होगी, फिर दूसरी आवश्यकता की ओर इंसान भागता है, फिर तीसरे की ओर, फिर चौथे की ओर, फिर 5वीं की ओर। तो ये जो शुरू की 2 आवश्यकताएं हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये होती है निम्न स्तर की आवश्यकता। निम्न स्तर की आवश्यकता जो इंसान को जरूरी होती ही होती है। जो शारीरिक आवश्यकता है और सुरक्षा की आवश्यकता है, वह जरूरी होती है, निम्न स्तर की आवश्यकता इनको बोला गया है। फिर जो थर्ड और फोर्थ है, थर्ड और जो फोर्थ है, इन्हें बोला गया है उच्च स्तर की आवश्यकता, उच्च स्तर की आवश्यकता। ठीक है, फिर जो हमने लास्ट वाला पढ़ा है आत्म सिद्धि, इसे बोला गया है, आत्म सिद्धि को बोला गया है सर्वोच्च आवश्यकता, सर्वोच्च आवश्यकता या सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता, सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता। तो इन 5 को बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? निम्न स्तर की आवश्यकताएं कौन कौन सी है? शारीरिक और सुरक्षा। याद रखेंगे लो लेवल की कौन है? सासू माँ है, सासू। फिर स्नेह और सम्मान क्या है? उच्च स्तर की है। फिर 2 आत्म सिद्धि की आवश्यकता है, वो सर्वोच्च लेवल की आवश्यकता है। ठीक है, आत्म सिद्धि को क्या बोला गया? सर्वोच्च आवश्यकता बोला गया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब इंसान को खुद का पता लग जाए एक्चुअल में इंसान है क्या। एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सर्वोच्च आवश्यकता आत्म सिद्धि को बोला गया है। जब इंसान को सेल्फ एक्चुअल में वो है क्या उसका पता चल जाता है, तो उसके बाद में इंसान को किसी प्रकार की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सर्वोच्च आवश्यकता किसे बोला गया? आत्म सिद्धि को, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी स्व यथार्थीकरण, स्व यथार्थीकरण। यथार्थ मतलब रियलिटी, ये रियलिटी का पता लग जाता है। किसने बोला है? मेस्लो ने। ठीक है, आत्म सिद्धि को सर्वोच्च आवश्यकता।
5 प्रकार की आवश्यकता बताइए अब्राहम मैस्लो ने। उन्होंने बोला कि भाई इसको मांग पूर्ति क्यों बोला गया है कि पहली मांग पूरी होगी फिर दूसरी मांग की ओर चलता है। ये जो मांग है, ये जो आवश्यकता है, इसे क्रम के रूप में बांटा गया है अब्राहम मैस्लो ने। ये हमारी 5 प्रकार की आवश्यकताएं होगी। कौन सी बुक में बांटा था? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में। ठीक है। और अगर पहले लेवल की आवश्यकता पूरी हो जाती फिर हम अभिप्रेरित होते हैं अगले लेवल की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। फिर हम अभिप्रेरित होते हैं स्नेह और संबंध को पाने के लिए, फिर आत्म सम्मान को पाने के लिए, फिर आत्म सिद्धि जो लास्ट स्टेज है जिसमें सब यथार्थीकरण हो जाता है, इंसान को पता लग जाता है कि इसके बाद में कुछ भी नहीं है दुनिया। ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है हायरार्किक नीड थ्योरी, HNT। BIT किसने बताया था? BIT बताया था हमारे मैकडूगल साहब ने, बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी। ठीक है। और HNT हायरार्किक नीड थ्योरी किसने बताई है? हमारे अब्राहम मैस्लो साहब ने। कौन सी बुक में? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। मेरे साथ साथ रिपीट करा करो। कितनी प्रकार की आवश्यकताएं बताई गई है? 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई गई है। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। मैस्लो ने 2 तो बताई है निम्न स्तर की। निम्न स्तर की कौन है? लो लेवल की हमारी सासू माँ है। फिर सासू माँ से क्या चाहता है? वो स्नेह और सम्मान चाहता है, जो उच्च स्तर की आवश्यकता है। फिर आत्म सिद्धि, 2 से क्या याद रखेंगे? दी, आत्म सिद्धि। ठीक है। ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं हमारे पास हो गई। किसने बताई? अब्राहम मैस्लो ने। अगला हमारा सिद्धांत है सक्रियता का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? सक्रियता का सिद्धांत। पहले तो हम देखते हैं कि भाई दिया किसने है। सह से सक्रियता है, सह से सह वर्ड याद रख लेना। अगर ये वर्ड भी याद रहेंगे ना, मैं सहेली मैं वैसे याद रहे, सहेली, सहेली से सहेली याद रख लेना। सहेली कौन है? मैं सहेली हूँ और मैं हमेशा सक्रिय रहती हूँ। सक्रिय कौन रहता है? मैं। और मैं क्या हूँ? किसी की सहेली हूँ। ऐसे इसको याद रख लेना। अगर सह भी याद रह जाएगा तो ऑप्शन में दिख जाएगा, एक सह वर्ड का ऑप्शन होगा तो सह पे टिक कर देना। ली वर्ड का ऑप्शन होगा, ली पे टिक कर देना। मैं वर्ड का होगा तो मैं पे टिक कर देना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई पहला जो अक्षर है उसी से हम बना लेते हैं। दिया किसने? सक्रियता के सिद्धांत। तो पहले तो हम याद रखते हैं सेल्स बेरी, सह से सेल्स बेरी। लीड्स ले और मैं से मेलमो। 3 लोगों ने ये सिद्धांत दिया सक्रियता का। सक्रिय कौन रहेगा? तो हाथ उठा के बोलेंगे मैं रहूँगा। ठीक है। और मैं क्या हूँ? किसी की सहेली हूँ। ऐसे याद रख लेना। मैं सहेली, सक्रिय रहेगा कौन? मैं। तो मेलमो, सेल्सबेरी और लीड्सले, इन्होंने सक्रियता का सिद्धांत दिया है। यह सिद्धांत क्या कहता है? ये सक्रियता वर्ड जो है, सक्रिय का मतलब क्या होता है? सक्रिय, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के प्रति सक्रिय होना। और सक्रिय हम होंगे तो हमारी दक्षता पर फर्क पड़ेगा। दक्षता मतलब कैपेबिलिटी। अगर हम कैपेबल होंगे तभी तो हम सक्रिय होंगे ना किसी चीज़ के प्रति। अगर हमारे पास दक्षता ही नहीं है तो हम सक्रिय कैसे हो जाएंगे? कभी नहीं हो सके। निष्क्रिय भाव रहेगा हमारे अंदर हमेशा। तो सक्रियता का सिद्धांत कहता है कि व्यवहार की जो दक्षता है उस पर यह निर्भर करता है। व्यवहार की दक्षता। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, व्यवहार की दक्षता पर बल कौन सा सिद्धांत देता है? तो सक्रियता का सिद्धांत देता है। अगर हम किसी चीज़ में दक्ष है, सक्षम है, तो हम उसके प्रति सक्रिय जरूर होंगे। यह बात कही है, किसने कही है? सेली में। तीनों ने कही है। यह किस पर बल देता है? व्यवहार की दक्षता पर बल देता है। और जो सक्रिय है यह मन प्लस शरीर का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? मन और शरीर का। अगर सिर्फ मन के प्रति हम सक्रिय है और शरीर के प्रति नहीं है तो हम अभिप्रेरित नहीं हो सकते। हमें दोनों तरफ से सक्रिय होना जरूरी है। यह सिद्धांत कहता है सक्रियता पर बल देता है। कौन सी सक्रियता? मन और शरीर दोनों की सक्रियता। ठीक है। मन से तो आ जाएगा हमारा व्यवहार, व्यवहार की दक्षता आ जाएगी। ठीक है। और शारीरिक में, शरीर में क्या आ जाएगा कि हमारी जो मांसपेशियां है उसका सक्रिय होना जरूरी है। ठीक है। अब मांसपेशियां दिमाग की भी होती है, दिल की भी होती है, हाथ की भी होती है, पैर की भी होती है, उनका भी सक्रिय होना जरूरी है। कि इंसान अगर सक्रिय होगा तो वह दक्षता की ओर अग्रसर होगा, कैपेबल होने के लिए अग्रसर होगा। अगर हम सक्रिय नहीं है तो हम कभी कैपेबल नहीं हो सकते। यह सिद्धांत इस बात की और बल देता है। किसने दिया है? पहला तो ये पूछा जा सकता है। तो सक्रिय कौन रहेगा? मैं रहूँगा, मैं शैली। और सक्रियता का मतलब क्या है? मन प्लस शरीर दोनों के प्रति सक्रिय होना। अगर हम सक्रिय होंगे तो हमारी जो हमारी अभिप्रेरित भावना है वह हमें सफलता की ओर अग्रसर करेगी। यह सिद्धांत यह कहता है। ठीक है।
इसमें एक वर्ड आया, एक नाम आया है लिड्सले। लिड्सले ने तो देखो क्या क्या कहा है, बहुत बड़ी बात की है लिड्सले ने। और इन्होंने एक, हम लिड्सले के बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने एक यंत्र भी बनाया था। लिड्सले ने एक यंत्र भी बनाया था, एक मशीन भी बनाई थी। क्या बनाई थी? एक मशीन भी बनाई थी। तो लिड्सले को तो खास करके याद रखना, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो संदेहिक और यानी शारीरिक और मानसिक, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, शारीरिक प्लस मानसिक। हमने बात की थी सक्रिय कैसा होना जरूरी है, शरीर और मन दोनों से सक्रिय होना जरूरी है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि शारीरिक और मानसिक जो दशाएं हैं, ठीक है, उनके प्रति अगर हम दक्ष होने की कोशिश करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विद्युत तरंगे उत्पन्न होती है। ये बात बोली गई है किसने? लिड्सले ने, कि अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से दक्ष होने की कोशिश करते हैं, कैपेबल होने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में विद्युत तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है, जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। ये बात याद रख लेना बस, व्यवहार को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये बात किसने कही है? कि मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युत तरंगे व्यवहार को प्रभावित करती है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक यंत्र भी बनाया था। मैंने बात कहा लिड्सले ने एक यंत्र भी बनाया था, उस यंत्र का नाम है EEG। क्या नाम है? EEG। पहले तो हम याद रख लेंगे कि भाई EEG यंत्र किसने बनाया? लिड्सले ने। और ये EEG यंत्र करता क्या है? यह मस्तिष्क को मापने का कार्य करता है। मस्तिष्क में जो विद्युत तरंगे उत्पन्न होती है उसको मापने का कार्य करता है। क्या करता है ये यंत्र? हम EEG के बारे में पढ़ लेते हैं। EEG किसने दिया? पहली बात तो इस यंत्र को बनाया किसने है? लिड्सले ने, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से दक्ष होने की कोशिश करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विद्युत तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है, जो क्या करती है? व्यवहार को प्रभावित करती है। ये यंत्र EEG यंत्र है, यह इंसान के जो सपने आते हैं, सपने होते क्या? सपने कुछ नहीं होते, सपने मस्तिष्क में आई हुई विद्युत तरंगे होती है, चाहे वो दिन में देखी जाए वो रात में देखी जाए, तो उसको मापने का कार्य भी करती है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि भाई सपने को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सपने क्या है? जस्ट ओनली विद्युत तरंगे हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सपने रिकॉर्ड कर सकते हैं किस यंत्र से? EEG से, ठीक है। EEG की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्या है? इंसेफेलोग्राफ। ये ग्राफ क्या मापता है? मस्तिष्क में उत्पन्न हुई विद्युत तरंगों को मापता है। और ये विद्युत तरंगे आम भाषा में हम कह सकते हैं सपने। तो सपने को रिकॉर्ड करने का कार्य किसने किया है? लिड्सले ने किया है। किसने किया है? लिड्सले भाई साहब ने सपनों को रिकॉर्ड करने का कार्य किया है। सपने क्या है? विद्युत तरंगे। कब उत्पन्न होती है? जब हम किसी चीज़ के प्रति कैपेबल होने की कोशिश करते हैं तो मस्तिष्क में विद्युत तरंगे उत्पन्न होती हैं जो व्यवहार को प्रभावित करती है, ठीक है। यह सक्रियता का सिद्धांत हमारा किसने दिया था? सक्रिय कौन रहेगा? मैं रहूँगा, मैं शैली बन के सक्रिय रहूँगा, ठीक है। ये सिद्धांत था हमारा सक्रिय का। सक्रिय कैसे होंगे? मन और शरीर दोनों से। अभी तक हमने 3 सिद्धांत पढ़े हैं। पहला सिद्धांत पढ़ लेते हैं वापस से शॉर्ट के अंदर, ये हमारा शॉर्ट रूप हो गया। पहला सिद्धांत हमने पढ़ा था किसका? मूल प्रवृत्ति का, BIT, बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी। किसने दी थी? मैकडूगल ने। कितनी प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई? 14 प्रकार की। युयुत्सा, लड़ने की इच्छा, वहाँ से लेकर कहाँ तक बताई थी उन्होंने? रचनात्मकता तक। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई और उनसे क्या उत्पन्न होते हैं? संवेग उत्पन्न होते हैं। तो हमें उनको याद रखना है, ठीक है। इसी के अंदर 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ, 2 प्रकार की जीवन प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिक्ट किसने बताई थी हमारे पास? सिगमंड फ्राइड साहब ने। कौन कौन सी बताई थी? इरोस और थेनाटोस। ये तो पॉजिटिव थी, खुशी का प्रतीक, ये नेगेटिव थी, विध्वंस का प्रतीक।
ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने ये हमें बताया था। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने और भी एक बहुत कुछ दिया जो हम पढ़ेंगे, अधिगम के अंदर पढ़ेंगे, व्यक्तित्व के अंदर पढ़ेंगे। सिगमंड फ्राइड ने हमें वो बताया था। सिगमंड फ्राइड ने मन के प्रकार भी बताए थे कि मन कितने प्रकार के होते हैं। एक बार हम देख लेते हैं। मन 3 प्रकार के होते हैं, चेतन, अचेतन, व्यक्तित्व में पढ़ेंगे हम आराम से इसे, और अर्धचेतन। यहीं से अचेतन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि अचेतन मन, चेतन तो होता है कॉन्शियस माइंड जिसमें हम अब जी रहे हैं, अचेतन जो गुजर चुका है, अर्चेतन अगर गुजरी हुई चीज़ को याद करते हैं और अब जो हो रहा है वर्तमान में हम पहुंच जाते हैं तो वो अर्चेतन हो सकता है। अचेतन के बारे में उसने बहुत बड़ी बात की थी कि अचेतन मन में, यानी जो गुजर चुका है, उसमें जो हमारी दमित इच्छाएं हैं, यानी जो दब गई थी इच्छाएं, वो हमें बहुत अभिप्रेरित करती है, अभिप्रेरित बहुत करती है। कोई चीज़ मन में दब जाती है और उसको वापस हम निकालने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से अभिप्रेरित होते हैं। तो ये बात भी किसने कही थी हमारे पास? सिगमंड फ्राइड साहब ने। ये रहा सिगमंड फ्राइड। 2 प्रकार की जीवन प्रवृत्तियाँ बताई, 3 प्रकार के मन बताए जो हम व्यक्तित्व में पढ़ेंगे। लेकिन अचेतन मन के बारे में उसने बताया कि जो अब चेतना में नहीं है, लेकिन अगर उसमें जो दमित इच्छाएं हैं वो अभिप्रेरित करती है इंसान को, और पूरे ढंग से मतलब बहुत बढ़िया ढंग से अभिप्रेरित करती है। इंसान उसकी वजह से बहुत कुछ कर जाता है, दमित इच्छाओं की वजह से बहुत कुछ कर जाता है। फिर हमने दूसरा सिद्धांत पढ़ा, 2 नंबर सिद्धांत पढ़ा हमने, HNT, हायरार्किक नीड थ्योरी, आवश्यकता कर्म सिद्धांत, आवश्यकता कर्म सिद्धांत। ठीक है, मांग पूर्ति का सिद्धांत, जिसमें 5 प्रकार की बताई गई थी कर्म के रूप में, सा, सु, स्नेह, सम्मान, 2 शारीरिक सुरक्षा, स्नेह संबंध, लव बॉन्ड, लव नीड, आत्मसम्मान और आत्म सिद्धि। ये जो शुरू की 2 थी ये निम्न स्तर की थी क्योंकि सासू तो हमारी लो लेवल की है। फिर ये 2 है, ये उच्च स्तर की थी, और ये उच्चतम स्तर की, सर्वोच्च स्तर की थी। दिया किसने? मेस्लो साहब ने, मेस्लो साहब ने। ठीक है, फिर हमने तीसरा पढ़ा सक्रियता का सिद्धांत। सक्रिय कौन रहेगा? मैं और मेरी सहेली। मेल्मो, सेल्सबेरी और लिड्सले। लिड्सले साहब ने तो EEG, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ बना दिया था, जो सपने को रिकॉर्ड कर सकता है। सपने क्या है? जस्ट एक विद्युत तरंगे है। सक्रियता के सिद्धांत क्या कहता है? इंसान को मन और शरीर दोनों रूप से सक्रिय होना जरूरी है। अगर इंसान दक्ष होगा, उसके अंदर सक्षम होगा, कैपेबल होगा, तो वो हमें अभिप्रेरित कर देगा। और लिड्सले भाई साहब है, लिड्सले भाई साहब, इनको नोबेल के लिए भी नामांकित किया गया था, नोबेल पुरस्कार के लिए। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने सपनों को रिकॉर्ड करने की बात की थी। सपने क्या है? सिर्फ विद्युत तरंगे है जो व्यवहार को क्या करती है? प्रभावित करती है। अगले सिद्धांत की ओर हम बढ़ते हैं। अभी तक हमने 3 सिद्धांत पढ़े हैं। अगला हमारा सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है? उपलब्धि वर्ड आया यहाँ पे। कौन सा वर्ड आया है? उपलब्धि। उपलब्धि का मतलब क्या होता है? कुछ हासिल करना। क्या करना? कुछ हासिल करना। पहले हम दे लेते हैं कि ये सिद्धांत दिया किसने। हम सबसे पहले तो बात करते हैं, ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया किसने है? तो ये दिया है डेविड सी मैकक्लेलैंड। किसने दिया? डेविड सी मैकक्लेलैंड। तो हम याद रख लेंगे कि भाई उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था? कि एक डेविड सी का। कौन था? एक डेविड सी। कौन था जिसने उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया है? एक डेविड सी। और उसके 2 सहयोगी भी थे, याद रखेंगे, 2 उसके सन थे। ठीक है, 2 सन थे, याद कर लेंगे। उपलब्धि किसने दी थी? डेविड सी के, एक डेविड सी जिसने उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया था, और उसके 2 सन थे। कौन कौन से? एक तो था एटकिंसन,
एटकिंसन, ठीक है। और एक था हमारा होयंगा। याद रख लेंगे हम कैसे दिया था भाई, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने दिया था कि एक डेविड सी और उसके 2 सन होएगा। कितने सन होएगा? 2 सन होएगा, एटकिंसन और होएगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया डेविड सी मैक्लेलैंड ने, ठीक है। क्या कहा था उसने कि भाई श्रेष्ठ था, श्रेष्ठता को प्राप्त करना क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा है। क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा है। अगर हम श्रेष्ठता को पाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है अभिप्रेरित होंगे तभी तो पाना चाहेंगे ना। श्रेष्ठता को प्राप्त करना ही क्या है? उपलब्धि है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। सिर्फ इतनी सी बात उसने कही है इसके अंदर, ठीक है। किसने दिया था? मैक्लेलैंड ने। हम सिर्फ नाम याद रखेंगे, मैक्लेलैंड और एटकिंसन ने। इसको समझने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का मतलब है कि श्रेष्ठता को प्राप्त करना ही उपलब्धि अभिप्रेरणा है। अगर हम श्रेष्ठता की ओर, श्रेष्ठता को पाना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं, तो उपलब्धियों को हासिल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सिद्धांत दिया किसने? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया मैक्लेलैंड। कौन सी? डेविड सी और उसके 2 सन होएगा, ठीक है। अगला सिद्धांत है हमारा संतुलन धैर्य सिद्धांत। संतुलन धैर्य सिद्धांत किसने दिया? पहले तो हम याद रखेंगे कि संतुलन धैर्य सिद्धांत दिया किसने है, ठीक है। तो याद रखना, इसको याद रखने का तरीका कि एप्पल, ठीक है, एप्पल चेपेंगे, चेपेंगे मतलब एप्पल को खाएंगे। एक एप्पल चेप ली, किसके साथ खाया है एप्पल हमने? तो याद रखेंगे कॉफ़ी के साथ खाया है, कॉफ़ी के साथ खाया है। ये तीनों चीज़ें अगर एप्पल खा रहे हैं हम, एप्पल चेप ली कॉफ़ी के साथ, तो हम संतुलित हो जाएंगे। ऐसे याद रख लेना बस। बाकी याद तो नाम रख, जितनी बार हम पढ़ेंगे ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। फिर भी हम थोड़ी बहुत ट्रिक बना लेते हैं कि संतुलन कब होगा हमारे पास? जब हम एप्पल चेप लेंगे कॉफ़ी के साथ, एप्पल चेप लेंगे कॉफ़ी के साथ, तो हम संतुलन हो जाएंगे। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? एक नाम तो हो जाएगा चैपलिन। संतुलन कब आएगा? जब हम एप्पल चेप लेंगे कॉफ़ी के साथ। दूसरा है कोफर और तीसरा एप्पल। हम संतुलन कब होएंगे? जब हम एप्पल चेप लेंगे कॉफ़ी के साथ, ठीक है। तो 3 जनों ने ये सिद्धांत दिया, संतुलन धैर्य का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्थिति आए, कोई भी कंडीशन आए, कोई भी कंडीशन आए, उसमें हमें क्या बनाना है? संतुलन बनाना है। असंतुलित व्यवहार तो है बेकार और संतुलित व्यवहार तो क्या है? बढ़िया। अगर हम संतुलन बना के रखेंगे तो हम अभिप्रेरित हो जाएंगे। अगर संतुलन खो दिया तो अभिप्रेरणा की क्या हो जाएगी? एसी तेसी। क्या हो जाएगी? एसी तेसी। किसकी हो जाएगी? अभिप्रेरणा की। कब? जब हम संतुलन बना के नहीं रखेंगे। बस इतना सा सिद्धांत है। संतुलन धैर्य, संतुलन और धैर्य बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। क्या? किसके अंदर? लाइफ के अंदर। अगर बना के रखेंगे तो ज़रूर हम सक्सेस होंगे, ठीक है, अभिप्रेरित होंगे। नहीं तो क्या हो जाएगी? एसी तेसी। किसने दिया? संतुलन कब होगा? जब हम एप्पल चेप लेंगे कॉफ़ी के साथ। बस इतने पूछा तो यही जाता है कि सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। सिद्धांत के बारे में क्या पूछेगा? संतुलन धैर्य। नाम से ही पता लग रहा है कि संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला सिद्धांत क्या है? 6 नंबर सिद्धांत है हमारा प्रोत्साहन का सिद्धांत, ठीक है। किसने दिया है? पहले तो हम वो बात करते हैं किसने दिया है। ये सिद्धांत दिया है बोल्स प्लस कॉफमैन ने। अब वो कॉफ का अलग है, ये कॉफर अलग है, कॉफमैन अलग है। कॉफ़ी तो पियेंगे तो हम संतुलित हो जाएंगे। और प्रोत्साहन कब होगा? जब एक मैन आएगा, एक मैन आएगा और वो एक बॉल होगी, मैन आके उस बॉल को मारेगा, तब वो क्या हो जाएगा? प्रोत्साहित हो जाएगा। ऐसे याद रखने का थोड़ा बहुत ट्रिक बना रहे हैं, बोल्स और कॉफमैन।
क्या क्या, ये बस इमेज याद रख लो, मैन और बॉल। मैन और बॉल क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे हमको। प्रोत्साहन क्या होता है ये तो हमें पता ही है। प्रोत्साहन मतलब सेटिस्फाई, मान लो सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का सिद्धांत किसने दिया है, बॉल्स और कॉफमैन। सेटिस्फाई कब होंगे, एक मैन बॉल को मारेगा तब हम सेटिस्फाई होंगे, प्रोत्साहित होंगे, ठीक है। अगर हम प्रोत्साहित नहीं होंगे, याद करो हमने एक चक्र पढ़ा था विप्रेरणा का, NDI। एन मतलब नीड, ड्राइव, और ये क्या था, इंसेंटिव, प्रोत्साहन, संतुष्टि बोल सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकता है। अगर इंसेंटिव ही नहीं होगा हमारे पास तो ये अभिप्रेरणा चक्र पूरा हो जाएगा क्या, नहीं होगा चक्कर। अभिप्रेरणा चक्र तीनों चीज़ों से पूरा होगा। आवश्यकता होगी, आवश्यकता के लिए कार्य करेंगे और उस आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। सेटिस्फाई तभी होंगे हम जाके, ये चक्कर पूरा नहीं हो पाएगा किसके बिना, प्रोत्साहन के बिना। प्रोत्साहन के अभाव में अभिप्रेरणा चक्कर अधूरा रह जाता है। ये बात, ये सिद्धांत किसने दिया है, बोल्स व कॉफमैन ने। बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी है। अगला सिद्धांत है हमारे पास चालक का सिद्धांत। चालक, यहाँ पे चाल आ रहा है, चल हल, चल हल। तो ये सिद्धांत किसने दिया है, क्लार्क। नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट वर्ड याद रखना, क्लार्क लियोनार्ड हल। हल का सिद्धांत आएगा अधिगम में भी, क्लार्क हल का, क्लार्क हल। इसका सिद्धांत आएगा प्रबल का सिद्धांत, प्रबलता का सिद्धांत, वो भी आएगा अधिगम के अंदर। यहाँ पे अभिप्रेरणा के माध्यम से उसने क्या बोला है कि अगर चालक हमने पढ़ा था बीच में डी, देखो NDI तीनों याद रख लो, ये चक्कर है हमारा, अभिप्रेरणा चक्र था। पहले नीड होगी, फिर उसके प्रति हम ड्राइव करेंगे, फिर उसको प्राप्त कर लेंगे, इंसेंटिव हमें प्रोत्साहित हो जाएंगे। तो नीड वाला सिद्धांत तो याद रख लेंगे हम। नीड का सिद्धांत दिया मैस्लो ने, 5 प्रकार की नीड बताई थी। आवश्यकता का सिद्धांत क्रम से होती है, ठीक है। ड्राइव यानी चालक का सिद्धांत किसने दिया है हमारे पास, हल ने। और इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया, एक मैन था जो बॉल मारता है, तब हम प्रोत्साहित हो जाते हैं। तो देखो इस चक्कर के माध्यम से हमारे 3 सिद्धांत क्लियर हो रहे हैं NDI के माध्यम से। एन मतलब नीड यानी आवश्यकता, क्रम से होती है, मैस्लो ने दिया था, सासु सुरक्षा स्नेह 2। डी मतलब ड्राइव, चालक का सिद्धांत किसने दिया, चल हल, क्लार्क हल ने। और इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया हमारे पास, मैन और बॉल्स ने, कॉफमैन और बॉल्स ने। प्रोत्साहन के अभाव में तो अभिप्रेरणा चक्कर पूरा नहीं हो पाता। हल, चालक जो है आवश्यकता क्रम से होती है। और अब चालक का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, किसने दिया, चल हल ने। क्लार्क हल ने क्या बोला है कि अगर चालक यानी हमारी जो प्रक्रिया है, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम क्या प्रक्रिया बनाते हैं, वो प्रक्रिया, चालक अगर प्रबल होगा यानी हमारी प्रक्रियाएं प्रबल होगी, हमारे जो एफर्ट्स है वो प्रबल होंगे, तो अभिप्रेरणा अधिक प्रबल हो जाएगी, अभिप्रेरणा अधिक प्रबल हो जाएगी, अधिक प्रबल हो जाएगी, ये सिद्धांत कहता है, ठीक है। चालक याद करो हमने क्या, पहले तो हमें नीड होती है किसी चीज़ की, विप्रेरणा क्या कहती है कि पहले तो हमें नीड होती है, फिर हम उसके प्रति कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो हमने जो चालक कहलाता है, ड्राइव कहलाता है। जैसे हमने बोला भोजन की कमी होगी, फिर जो भूख होगी, जो ड्राइव क्या होगी, भूख, वो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, फिर उस भोजन को हम प्राप्त कर लेंगे, इंसेंटिव यानी हम प्रोत्साहित हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। अगर चालक, जो बीच वाला जो चालक है, इंपॉर्टेंट यही होता है, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो नीड हमारी क्या हो जाएगी, नौकरी की कमी, सॉरी, या पैसों की कमी। नीड तो क्या हो जाएगी, पैसों की कमी। ड्राइव क्या हो जाएगी, जो हम तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी प्रबल होगी तो इंसेंटिव प्रबल हो जाएगा, अभिप्रेरणा और अधिक प्रबल हो जाएगी। फिर इंसेंटिव हमारी क्या थी, नौकरी, यानी नौकरी को प्राप्त करने के बाद हम संतुष्ट हो सकते हैं। ये पहला फर्स्ट सोपान है हमारा। नीड तो क्या है हमारा फर्स्ट सोपान, इंसेंटिव क्या है लास्ट सोपान। हमने पढ़ा था कि अभिप्रेरणा की शुरुआत कहाँ से होती है, आवश्यकता से। अभिप्रेरणा की पढ़ा था, शुरुआत कहाँ से होती है, आवश्यकता से, और अंत कब होता है, जब उस पूर्ति से, उस आवश्यकता की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। और बीच में कौन आता है, ये तो है नीड, और ये क्या है, इंसेंटिव, और बीच में कौन आता है, ड्राइव, जो हमारी तैयारी है, जो हम करते हैं, इंपॉर्टेंट यही है।
और ये अगर प्रबल होगा, ये हमारे सिद्धांत कंप्लीट हो गए। कुछ सिद्धांत है जिसके सिर्फ नाम याद रख लेना। एक है एक्स वाई सिद्धांत, अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत किसने दिया है? मैकग्रेगर ने। किसने दिया है अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत? मैकग्रेगर ने। सिर्फ नाम याद रखना और कुछ नहीं करना। एक है विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत, विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत, सिर्फ नाम याद रखना है। इंपॉर्टेंट सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं। ये किसने दिया है? कार्विट ने। कार्विट और सेलोमेन ने। सेलोमन से हम याद रखेंगे सलमान खान ने, सलमान खान। और सलमान खान क्या है? कार को चलाता है, एक्सीडेंट कर देता है, ऐसे याद रख लेंगे। विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? सलमान खान ने। और सलमान खान कार चलाता है, कार्विट। बस ये नाम याद रख लेना। ये हमारे अभिप्रेरणा के सिद्धांत कंप्लीट हो गए। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।